मेरे बच्चों, मैं आपको 13 लेक्चर दे चुका करंट में। 14वां लेक्चर में पोटेंशियोमीटर लेकर आया, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉब्लम में बताता है, एक दो है ना, मीटर ब्रिज से रिलेटेड थोड़ा सा, और एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स वाला भी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और तो अब हम लोग पोटेंशियोमीटर की ओर चलते हैं। तो एक सवाल मैं लिख रखा हूँ बोर्ड पे। An unknown resistance is to be determined using resistances R1, R2, R3. Their corresponding null points are A, B and C. जब R1 लगाओगे तो अब नल पॉइंट कहाँ पर? A पर। और जब R2 रेजिस्टेंस लेंगे तब कहाँ पर? B पर। और R3 लेंगे तो नल पॉइंट कहाँ पर है? C पर है। Find which of the above will give the most accurate reading and why. दिखाना है कि कब यह ये दिखा रहा है, बैलेंस पॉइंट का कंडीशन दिखा रहा है, इस सवाल में दिया हुआ फिगर में। यह जब R1 है, यह R के जगह R1 है तो यहाँ है, फिर R के जगह R2 है तो यहाँ है B, और R के जगह R3 है तो बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट कहाँ पर है? C पॉइंट पर। यह गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी लगा हुआ है ना, वह A पर होगा, तब क्या है? R1 था, और जब B पर था यह जॉकी का पोजीशन, तब R2, और C का पोजीशन जब R3 है तो C पर है जॉकी का पोजीशन, नल पॉइंट प्राप्त होता है। तो हमको कंडीशन ढूंढना है कि जब R बराबर R1 है तो अब जब R बराबर R2 और R बराबर R3, किस केस में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, रीडिंग देगा अननोन रेजिस्टेंस X का। तो अभी मौखिक रूप से आप जान लो कि सामान्य तौर पर बोलते हैं कि 40 से 60 के बीच में जब होगा नल पॉइंट का पोजीशन तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लेकिन एकदम 50 पर है ना, या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर मिडिल में होगा है ना नल पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होगा। क्यों होगा सो दिखाते हैं। ओरली अगर पूछता है तो हो गया कि मिडिल में होगा है ना, नल पॉइंट जो हमारा मीटर ब्रिज का वायर है उसके मिडिल में होगा जॉकी का पोजीशन, तब बैलेंस कंडीशन प्राप्त होगा, तो उस केस में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होगा। तो मैं उसी को एस्टैब्लिश करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मौखिक तो समझ गए, इधर का मतलब जान गए कि जो इधर है तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ई कम होगा और ई क्या होगा? ज़्यादा होगा। मिडिल में है तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। और इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स बड़ा होगा, आर क्या होगा? छोटा। तो एक्स अननोन है यब, और इसको वेरिएबल कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखना है। अभी मैं आप सवाल का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। सवाल को समझाने के क्रम में भी मीटर ब्रिज की बात मैं फिर से बोल दिया है ना। ये दो गैप था, लेफ़्ट गैप और राइट गैप में यहाँ बॉक्स दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस का, एक्स और आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अननोन रेजिस्टेंस। अब हम लोग सॉल्यूशन में है ना, देखो बच्चों, एक्स बाई आर बराबर दिस बाई दिस, इसका रेजिस्टेंस बाई इसका रेजिस्टेंस, और इनफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सब का क्या है? सब जगह सेम होगा। तो इसकी लंबाई बाई इसकी लंबाई लेते थे बैलेंस करने। तो कोई पॉइंट है ना ए पर, ना बी पर, ना सी पर, कहीं पर ले लिए कि बैलेंस पॉइंट है, और इसका वैल्यू आर है मान लो। तो क्या होगा? फॉर नो डिफ्लेक्शन in galvanometer x बाई आर इक्वल टू, हम अपने मन से आपको क्या बता रहे हैं कि यह रेजिस्टेंस क्या है? R1, और यह रेजिस्टेंस रिमेनिंग पोर्शन का रेजिस्टेंस इस वायर का है ना। तो क्या होगा? R2। तो क्या लिखेंगे? R1 बाई R2, R1 प्लस R2 पूरे इस वायर का रेजिस्टेंस जो फिक्स्ड है। अब R1 और R2 की बात करें, x बराबर R बाई R1 बाई R2। अब इसमें देखना क्या है, इसको देख लो। हम लोग को x का एक्यूरेसी का पता लगाना है। एरर ये सब की बात थोड़ा सा शुरुआत में 11th में पढ़ा हुआ है। अभी यह R क्या है? फिक्स्ड, और R1 और R2 का हम लोग कहेंगे R फिक्स्ड है, लेकिन 3 कंडीशन लेंगे, R बराबर R1, R बराबर R2 और R बराबर R3, वो अलग है। यहाँ से देखें क्या होगा बच्चों, है ना। अब सवाल को मैं मिटा देता हूँ पहले।
अच्छा, अब इसका लिखने का तरीका एरर वाला केस में फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं डेल एक्स बाई एक्स। आर फिक्स्ड, वेरिएबल कौन, R1 और R2। तो क्या होगा मेरा बच्चा, इसको लिखने का तरीका डेल R1 बाई R1 प्लस डेल R2 बाई R2। अब यह डेल R1 और डेल R2 लेट, मैं पिछले एक सवाल में बता रहा था, है ना, ये R1 यहाँ तो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं लेंथ के केस में, है ना। डेल L का जो वैल्यू था, है ना, एरर जो लेंथ के लिस्ट काउंट वाली बात, तो वो क्या था, दोनों पूरे वायर में यूनिफॉर्म वायर है तो उसके लिए यह वैल्यू क्या होता था, डेल L वाला वैल्यू सेम लेते थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल R1 लेट डेल R1 डेल R2, लेंथ के जगह रेजिस्टेंस बता रहे हैं हम बच्चों, बराबर क्या चीज़ y, है ना, मान लिए सेम है। तो क्या होगा डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या चीज़ R इंटू वाई, और इसका एलसीएम ये सब लेके R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, दिस मच। अब क्या है, R1 प्लस R2 फिक्स्ड है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ के केस में करें तो टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। तो यहाँ क्या होगा मेरा बच्चा, R1 इंटू R2 के यह वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तो यह जो होगा एरर जो होगा सो मिनिमम होगा, एक्यूरेट रिजल्ट ज़्यादा देगा। तो अब कंडीशन क्या ढूंढना है कि R1 और R2, R1 इंटू R2 का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। और समान भाषा पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे, चार्ज को 50-50 बांटेंगे तो फोर्स विल भी क्या चीज़, मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, R1 इंटू R2, R1 और R2 बराबर होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यह एरर क्या होगा, कम होगा। तो एक पॉइंट तो यहीं से निकल गया कि जब R1 बराबर R2 तो मिडिल में होगा। इस फिगर में देखने से पता चल रहा है कि B जो है सो क्या है, इस मीटर ब्रिज वायर का जो है ना उसका मिडिल पॉइंट है। तो इसका मतलब यह B नल पॉइंट जब होता है, कब होता था, क्वेश्चन में लिखा है R2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब R2 के बराबर हो जाए तो अब क्या होगा, एरर का सबसे कम होगा और एक्यूरेट ज़्यादा रिजल्ट देगा बच्चा। तो इतना बात को समझना है और इसमें निकालना है कि फॉर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ एक्स R1 इंटू R2 शुड बी मैक्सिमम। क्लियर? दैट इज d बाई डी R1 इंटू R2 बराबर क्या चीज़, 0। लेट R1 प्लस R2 बराबर C, या C पूरा रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, वह कांस्टेंट है तो C मान ली, R1 प्लस R2 C, है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। अब यहाँ पर क्या है, तो R2 बराबर क्या लिखोगे, या C क्या है, तो कांस्टेंट। तो R2 बराबर C माइनस R1। अब यहाँ से d बाई डी R1 ऑफ R1 C माइनस R1 d बाई डी R1 ऑफ C R1 माइनस d बाई डी R1 ऑफ R1 स्क्वायर, है ना। इसको कर रहे हो एज इतना बच्चों, और यह किसके बराबर इक्वेट करना है, 0 के बराबर, है ना। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं R1 इंटू R2 को एज d बाई डी आर ऑफ R1 इंटू R2 बराबर इतना, पहले इसको अलग कर लें, बराबर 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो क्या होगा, C बाहर आएगा, dr1 बाई dr1 क्या हो गया 1, और R1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन R1 के रेस्पेक्ट में क्या चीज़ 2R1। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, यहाँ के बाद जस्ट हम ऊपर ले चले, है ना, तो क्या होगा, हेयर d बाई डी आर ऑफ R1 इंटू R2 हाउ मच
C माइनस 2R1 और यह किसके बराबर है? फॉर एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, फॉर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x C माइनस 2R1 बराबर 0। यहाँ से बच्चों दिस मच है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? R1 बराबर C/2, टोटल रेजिस्टेंस का क्या चीज़? हाफ। इसका मतलब यह B पॉइंट है ना पर होन मिडिल पर, तो जब R1 बराबर C/2 हो गया, पूरे रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस का क्या चीज़? मिडिल में। यह रेजिस्टेंस भी, इस वायर का लेंथ भी, रेजिस्टेंस की जगह लेंथ बोल रहे हैं, और फिर इसका लेंथ भी क्या हो? बराबर। तो मिडिल में होगा जब क्या है जॉकी का पोजीशन, तब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो उस केस में इस फिगर के मुताबिक जब R का वैल्यू क्या है? R2 है, तब जॉकी कहाँ पर है? मिडिल में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर R बराबर R2 है ना, X विल बी क्या चीज़? मोस्ट एक्यूरेट। यही ढूंढना था कि R का वैल्यू R1, R2 और R3 में क्या होगा जो सबसे एक्यूरेट हो। तो मिडिल में जो होगा सो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जॉकी का पोजीशन मिडिल में, नो डिफ्लेक्शन के केस में मेरा बच्चा, तो वह ज़्यादा क्या हो। तो अब ये प्रूफ किया है ना, कोई ज़रूरत है नहीं उतना, केवल आपको मिडिल याद रखना है कि मीटर ब्रिज जो है ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कब देगा? जब जॉकी का पोजीशन नो डिफ्लेक्शन वाले केस में जॉकी का पोजीशन मिडिल में हो, मीटर ब्रिज वायर के मिडिल में होगा जॉकी का पोजीशन। तो यह दिखाना था, इस सवाल में डिमांड था कि जब R बराबर R1 होगा तब, कि जब R बराबर R2 और R बराबर R3, तो R बराबर R2 के केस में क्या होगा मेरा बच्चा? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू किसका मिलेगा? X का, अननोन रेजिस्टेंस का। तो ये पॉइंट रटने का भी हो गया और समझने का तो जो है सो तो है। और ये सीधा सा बात था कि रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस को दो पार्ट में तोड़े, कि ऐसा तोड़ना मतलब क्या है? इस जॉकी का पोजीशन इस तरह रहे कि पूरे लेंथ को इस तरह डिवाइड करें कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो वह मिडिल में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स इस सब में भी चार्ज को 50-50 बांटना सिखाए थे, तो फोर्स विल भी क्या चीज़? मैक्सिमम है ना। तो ये बात सीख लिए आप लोग। अब हम आपको ले चल रहे हैं क्या, 2 सवाल में छोटा छोटा पहले बता लेता हूँ, सेल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, क्या कि हम लोग को अब जो हम पोटेंशियोमीटर पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सेल का बात करेंगे है ना, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का भी बात करने का उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो देख ले थोड़ा सा सेल से रिलेटेड। तो इसमें कहता है क्या, VAB निकालना है, मतलब ये दोनों सेल मिलकर एक सेल की तरह काम करेगा, उसका इफेक्टिव EMF निकाल देना है, इक्विवेलेंट जिसको बोलते थे। रिजल्ट क्या था आपने लोग का, ये सॉल्यूशन में दे दूँ फर्स्ट का है ना, इक्विवेलेंट EMF, चाहे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, VAB वाली बात करेंगे। तो VAB बराबर व्हाट, एक तरह से इसको E1 मान ले, इसको E2 मान ले, इसको R1 और इसको R2। तो ध्यान दो क्या होगा, और यह E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इसी को दूसरे तरीक़ा से लिखे थे मेरा बच्चा, E1 बाई R1 E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दोनों में से कोई फार्मूला लगा के क्या कर देंगे, इफेक्टिव EMF, इक्विवेलेंट EMF निकाल लेंगे। तो हाउ मच, यहाँ से 6 इंटू क्या चीज़ 2 आप प्लस क्या चीज़ 3 इंटू 1, वो कर लेना है आपको, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 1, R2 बराबर 2, 1 प्लस 2, 12 प्लस 3 अब बाई 3, तो 5 वोल्ट। और यह सिखाए थे क्या, यह डिस्चार्ज होगा और यह क्या होगा, चार्ज, प्लस प्लस से जुड़ा रहेगा है ना। सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 सेल का कॉम्बिनेशन देखे थे डिफरेंट EMF वाला। तो कब कौन चार्ज होगा, कब कौन डिस्चार्ज होगा, सो बताया गया था। तो यह
हाई वोल्ट वाला है और प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो यह डिस्चार्ज करेगा और यह चार्ज करेगा। वो पिछले क्लासेस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। दूसरे सवाल में बच्चों, अब इसको समझ गए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सेल के लिए है ना, दोनों सेल मिलकर एक सेल की तरह काम करेगा, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी यही होगा। और इसका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो R1 × R2/R1 + R2 से भी निकाला। तो सवाल का डिमांड था VAB निकालना था, तो ये VAB बराबर हाउ मच, दिस मच। अब चले दूसरे सवाल पर हम आपको ले चल रहे हैं। क्या कह रहा है दूसरा सवाल में मेरा बच्चा, इन दिस सर्किट एबव दिस मच ईच बैटरी इज़ 5 वोल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है बच्चों, और सब क्या एक तरह से सीरीज में बोला गया, एक का प्लस दूसरे के माइनस, दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस, तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन वाला केस हो गया। तो 5 वोल्ट एंड हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर भी, या वोल्ट मीटर इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस मेन पहले क्या करना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात हो गई इस सेल के क्रॉस। V बराबर E - IR, तो करंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो सबका दिया हुआ है 0.2 ओम, EMF भी दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो हम केवल करंट निकाल लें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस है ना सर्किट में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रीडिंग बता सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, तब आपको दिखा देता हूँ फटा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर का क्या चीज़ रीडिंग दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले करंट फ्लोज इन दिस सर्किट, हाउ मच, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटर, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं, सब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। 8 सेल है बच्चों, और 8 सेल का वोल्ट क्या है 5, तो हम क्या लिखे 8 × 5, और क्या सब का पोलरिटी सही कनेक्शन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के रूप में लिया गया। 8 × 5 आप टोटल रेजिस्टेंस कितना, 8 × कितना 0.2, क्या चीज़ कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 25 एम्पियर। अब तो निकल गया वोल्ट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है ना। V बराबर E - IR, इस सब का EMF क्या मान लो E लिख दे तो अब चलेगा, यह E है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो E - IR या करंट दे दिया, E के जगह बच्चों 5 वोल्ट, करंट के जगह है ना 25 और इंटू क्या चीज़ 0.2 है ना, तो 0 वोल्ट रीडिंग हो जाएगा मेरा बच्चा। V बराबर E - IR है ना, तो 0 वोल्ट। सॉल्व करके बच्चों कितना 25 एम्पियर। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ऑफ वोल्ट मीटर, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है बच्चों, तो V बराबर E - IR बोला जाएगा। E के जगह मेरा बच्चा 5 वोल्ट सबका है, तो इसका 5 वोल्ट, और करंट अभी जस्ट निकाले 25 एम्पियर, और इंटू क्या चीज़ स्मॉल r 0.2 ओम, सारा बच्चा 0.2 ओम, तो यह कितना होगा 5 - 5, तो 0 वोल्ट रीडिंग होगा मेरा बच्चा। इस वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना 0 वोल्ट दिखाया जाएगा। अब ले चलते हैं तीसरे सवाल पर। हम केवल थोड़ा सा रिकैप मार रहे हैं सेल्स के बारे में, कहा है कि अभी जस्ट हम लोग पोटेंशियोमीटर में अब चर्चा करेंगे सेल के EMF और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थर्ड सवाल पर मैं बताता हूँ। अब थर्ड सवाल देख लें। फाइंड EMF and internal resistance of a single battery which is equivalent to a combination of 2 batteries
of EMF V1 and V2 and internal resistance R1 and R2 रेस्पेक्टिव। यहाँ दो सेल दिया हुआ है, मैं V1 और V2 अभी इस प्रॉब्लम में मार्क किया हुआ है, लेकिन मैं मार्क नहीं किया, अब मार्क करने जा रहे हैं। और यहाँ दिखा रहे हैं क्या चीज़, यह तुम्हारा क्या है, प्लस दे रहा है क्वेश्चन में पेपर में ही एक तरह से, और यह माइनस है। तो निश्चित तौर पर ई इसका ई प्लस वाला का ई ज़्यादा होगा, तो V1 हो यहाँ पर है ना EMF, तो हम इसको V1 ले लें और इसको V2 ले लें। और अब जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में दिखाए थे, ई इफेक्टिव वाला है ना, इफेक्टिव EMF कहा जाए, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट EMF, डायरेक्ट कोई एनालिसिस नहीं, जितना एनालिसिस था थ्योरी में दिया हुआ, लेक्चर में पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। इफेक्टिव और इक्विवेलेंट EMF, यहाँ पर V1 लिखा हुआ है EMF के लिए, इसके लिए रेजिस्टेंस R1 और इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो V1 इंटू R2 और क्या, यह पोलरिटी रिवर्स है बच्चों, तो एक यह हम लोग प्लस और यहाँ वाला को क्या चीज़ माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों, V2 इंटू R1 अपॉन क्या चीज़ R1 प्लस R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड R बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, जो ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, आप मिलाते रहें, बिना एनालिसिस के मैं डायरेक्ट आपको यूज करने का दिखाया। तो ये 2-3 सवाल मैं बताया सेल से रिलेटेड है ना, इससे बड़ा बड़ा सवाल मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ, आप रिवाइज करते रहो, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इस सबको बनाते रहो। हम आप नए टॉपिक पर आपको ले जा रहे हैं, जो आज का लेक्चर का मूल पॉइंट था पोटेंशियोमीटर। तो आप पोटेंशियोमीटर के बारे में जानकारी, अभी तक मीटर ब्रिज पढ़े हैं, अब पोटेंशियोमीटर मेजरिंग डिवाइस सब, और मैं बोला था कि आमीटर वोल्ट मीटर इस सब की बात, कन्वर्सन ऑफ आमीटर इंटू वोल्ट मीटर इंटू आमीटर, तो कैसे क्या करेंगे वो आगे। अभी हम पोटेंशियोमीटर पर लेके चल रहे हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर it is an instrument or device which is used to measure accurately the potential difference between 2 points, EMF of cell, internal resistance of cell, it is also used to compare the EMF of 2 or more cells। थोड़ा सा डिवाइस के बारे में, वोल्टमीटर भी नापता है यार पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियोमीटर भी, लेकिन वोल्टमीटर कुछ करंट सर्किट से ड्रॉन करता है, तो वह एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, और यह एक्यूरेट वैल्यू देगा पोटेंशियोमीटर। एक तरह से पोटेंशियोमीटर को मेरे बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर के नाम से भी जानेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर, और it was firstly designed by, नाम है जेसी पोगनडॉर्फ, देख लेंगे। तो थोड़ा सा अब इसका हम मेन बात करने चले हैं कंस्ट्रक्शन और क्या चीज़ वर्किंग, और उससे पहले लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इम्पॉर्टेंट है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बताने जा रहे हैं मेरा बच्चा, है ना। तो इसको मिटा के जगह ले लेते हैं, पूरा बढ़िया से समझा देते हैं आपको हम। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर,
from Ohm's law, potential difference between 2 points V equal to IR, है ना। एक वायर है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ भी, करंट जा रहा है R, और रेजिस्टेंस क्या है मेरा बच्चा, R इसका, और इसकी लंबाई क्या है, L है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से थोड़ा सा मोटा करके दिखा दे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या चीज़ A, तो R बराबर अपने लोग क्या जानते हैं मेरे बच्चों, रो L बाई A। रो इज़ द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VAB लिखा जा सकता है, VAB बराबर IR, I करंट पास कर रहे हो, R रेजिस्टेंस है, VAB बराबर R के जगह रो इंटू L बाई A। अब चला, इसमें जो मटेरियल है वो क्या है, सब जगह समान है, एक ही कंडक्टर चाहे एक ही कोई मटेरियल का है बना हुआ। रो इज क्या चीज़, पूरे इंटायर वायर के लिए, कंडक्टर के लिए रो सेम है। अब बात करें तो क्या चीज़, ए मोटाई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो ये भी सेम है और सेम करंट जा रहा है हर हमेशा। तो अगर इस पॉइंट पर हम लोग छोटा सा लेंथ ले, यहाँ दूसरा लेंथ यहाँ से यहाँ ले, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ज़्यादा होगा, इसके क्रॉस कम होगा। यही मेन प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रो इंटू आई बाई ए इंटू एल। अब यह कांस्टेंट, तो भी ए बी वैरीज क्या, चाहे भी वैरीज क्या लिखें, ये तो भी ए बी लिखे हैं ना पूरे के लिए, और यही भी ए बी बाई एल जो लिखेंगे लेंथ से डिवाइड कर दिए, तो हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, रो आई बाई ए बोला जाएगा। इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ आगे पोटेंशियोमीटर वायर बोला जाएगा, या यहाँ पर सिंपली वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन वायर। अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि किसी छोटे लेंथ के लिए कोई लेंथ है, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन एज V, और हाउ मच, इसको हम लोग कोई रिप्रेजेंटेशन दे दें, है ना, इसको सिग्मा लिख दे पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो I बराबर सिग्मा इंटू क्या चीज़, L बोलेंगे, L लेंथ के लिए, सॉरी V बराबर सिग्मा इंटू L। V वैरीज क्या चीज़, L, या कांस्टेंट, तो V वैरीज L। क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of a uniform wire is directly proportional to its length when constant current is flowing through the wire। यह मेन प्रिंसिपल है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली, यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह क्या है, सेम है, सब कंपोजिशन मटेरियल का क्या है, सेम है। तो यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ वाला सेगमेंट लेंगे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो और जब करंट
क्या हो, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी वायर। तो ये मेन प्रिंसिपल है। फिर से एक बार ओम्स लॉ भी बराबर आई आर कहते हैं। वायर हम लोग लिए ए बी, तो भी ए बी बराबर क्या चीज़ आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। आर का फॉर्मूला जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए। इस ए बी का लेंथ कितना है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और रेजिस्टिविटी रो, तो आर बराबर रो इंटू एल। वैल्यू पुट कर दिए। अब यह चला क्या मैं बोल रहा हूँ कि सारे जगह क्या है, कंपोजिशन मटेरियल का सेम है, जो भी एल वाई हो चाहे जो हो। तो यहाँ पर क्या है, रो इज क्या चीज़ सेम और ईच सेक्शन चाहे ईच सेगमेंट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया सारे जगह का क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म वायर की बात कर रहे हो ना। और तो यह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स दे दिया बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ इज हाउ मच, तो भी ए बी बाई एल, जिसको सिग्मा लिखे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर बोलने आए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन वायर, तो सिग्मा रो आई बाई ए। तो रिप्रेजेंटेशन है, सिग्मा लिखे, के लिखे, जो लिखना। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी इज गिवन है भी बराबर सिग्मा इंटू एल, वेर एल इज़ द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यह पूरा लेंथ यहाँ तक ले लिए तब, या ये और बी के बीच में कोई दो पॉइंट ले, कहीं का भी दो पॉइंट ले लें, उसके बीच का लेंथ क्या है, एल है। तो भी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, सिग्मा इंटू एल। सिग्मा इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ। तो यूनिटरी मेथड एक तरह से कह दें, और नहीं तो फार्मूला रखेंगे तब इस तरह की बात करेंगे। और भी वैरीज क्या चीज़, एल। तो यह मेन प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का मेरा बच्चा। मैं दो बार इसको रिपीट कर दिया, मेन यही चीज़ है। ओम्स लॉ जान रहे हैं और ये सब जान गए तो हो गया क्लियर। तो इस तरह से इसको हम लोग अलग से ड्राइव भी कर सकते हैं है ना। तो अलग से दिखाते भी हम फिर से, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर में बताने जा रहा हूँ, है ना। कंस्ट्रक्शन की बात करने चले बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड, ठीक है। तो वुडन बोर्ड, और उस वुडन बोर्ड पर बच्चों एक एक मीटर का पतला वायर, यूनिफॉर्म वायर, जो किस चीज़ का बना हुआ, कॉन्स्टेंटीन और मैंगनीन बोले, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम। मीटर ब्रिज में भी स्टैंडर्ड वायर के रूप में इस्तेमाल करते हो बच्चों इसका। हम 10 वायर्स की बात कर रहे हैं, एक एक मीटर का 10 तार, ठीक है। अब इसको इस तरह से स्मॉल थिक कॉपर स्ट्रिप से इसको जोड़ दी, फिर इसको जोड़ दी। अब यह तार 1 मीटर का था, या 2 मीटर या 3 मीटर, या 3 मीटर का तार हो गया। फिर इस स्मॉल थिक कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर की तुलना में क्या होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। थिक बोल रहे हैं, स्मॉल है, कॉपर का है, तो क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर के कंपैरिजन नेग्लेक्टेड होगा। तो इस तरह से दिखाया जाए, एंड टू एंड इस तरह कनेक्ट है बच्चों थिक कॉपर स्ट्रिप से। 2 फ्री एंड हो गया मेरा बच्चा। अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेट है कि आमीटर बोले और बैटरी, इसको ड्राइविंग बैटरी बोलते हैं, ड्राइविंग सेल्स, ड्राइविंग बैटरी। और इस पर एक जॉकी होता है जो क्या कर सकता है, इस वायर पर स्लाइड भी कर सकता है, और इसके वो एक वायर से दूसरे वायर पर हम लोग ले भी जा सकते हैं आराम से। तो 3 तरह का इस तरह से, और इसको स्लाइड करके है ना, इसके ऊपर एक दूसरे से ऊपर ले जा सकते हैं। तो स्लाइडिंग करने वाला जॉकी होगा।
तो एक जॉकी से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, या जॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके क्रॉस शुरू में तो क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, जो किसी भी दो पॉइंट के बीच का क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मापेगा। आगे चल के यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वो है ना, बात करते चले। पहले तो क्या देखे कि वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पर हम लोग 10 को तार को थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या किए है ना, आइडेंटिकल वायर, जो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का पतला वायर है, वह 1-1 मीटर का 10 टुकड़ा लिए। कोई ज़रूरी नहीं है 10 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 2 टुकड़ा ऐसे करके लिया जाए, लेकिन जितना ज़्यादा लेंथ लेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी है ना, पोटेंशियोमीटर का क्या चीज़, सेंसिटिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लेंथ का इस पोटेंशियोमीटर का लेंथ ज़्यादा लेंगे। अब 10 मीटर का तार लोगे ना बच्चों, तो 10 मीटर वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से वुडन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो अब उस पर, लेकिन हम क्या किए, एक छोटे से बोर्ड पर तो है ना क्या कर रहे हैं, 10 गो तार एक दूसरे के पैरेलल रखे, लेकिन वह ज्वाइंट है सीरीज में एक तरह सब कॉपर, थिक कॉपर स्ट्रिप से, तो वह एक वायर नहीं रहा, मतलब सॉरी 10 वायर नहीं रहा, वह एक सिंगल वायर हो गया। कई मीटर का, 10 मीटर का। थोड़ा सा कथा को समझ, इस कहानी को समझना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग फटाफट इस फिगर को एक बार देख लिए, बार बार अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट सर्किट जो सिंपल सर्किट होगा वो बना के दिखाएंगे। तो ये 10, और इस पे इसके पैरेलल मीटर स्केल लगा रहता है मेरा बच्चा, मीटर स्केल लगा हुआ है। 1 मीटर का वायर है तो 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है। अगर मान लो यह 1 मीटर या 2 मीटर हो गया, या ये 3 मीटर और 3 मीटर से ज़्यादा इसका पॉइंट, तो इस स्केल की सहायता से इसका हम लोग क्या करेंगे, कितना लेंथ हुआ सो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोलते हैं, जहाँ है ना, 1 मिनट मेरा बच्चा, इस तरह का सेल का कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ प्लस, यहाँ भी वोल्ट मीटर का प्लस माइनस ऐसे करके दिखाएंगे। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, पोटेंशियोमीटर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर है ना। अब इसकी सहायता से हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो निकल जाएगा है ना, लेकिन मेन काम करना है कि 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को निकालना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सर्किट हम बना देते हैं। इसी को क्या है, यह ए और यह कुछ पॉइंट दे दे, फ्री एंड है ना, सी दे दिया जाए या बी लिखे, जो भी लिखना है, ए और सी लगा दिया। इसके बीच में, ए और सी के बीच में मेरा बच्चा बैटरी, अमीटर है ना, की और रियोस्टेट इस तरह से जो है, और ए और सी के बीच में अभी तो सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, वोल्ट मीटर या जॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्केल यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। स्केल यही 1 मीटर का स्केल है, ये पूरे 10 मीटर के तार, जितना लंबा तार लिए हैं पोटेंशियोमीटर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम, इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, इसको सेकेंडरी सर्किट। मेन चेंज किस में करना पड़ेगा, सेकेंडरी सर्किट में। तो किस चीज़ का वायर है और किस चीज़ का स्ट्रिप है, या कॉपर का स्ट्रिप है और कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन हाई रेजिस्टिविटी वायर है मेरा बच्चा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम है, और इस तरह से क्या है, ये एक कंस्ट्रक्शन का सिंपल आइडिया में दे दिया पोटेंशियल। ये प्रैक्टिकल का चीज़ है मेरा बच्चा, प्रैक्टिकल में डिवाइस देखेंगे तो और आसान लगेगा ये सब चीज़, लेकिन मैं थ्योरेटिकली इसको समझाने का कोशिश किया एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट वाली चीज़ को। अभी मैं इसका एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूँ बच्चों,
है ना। तो ये हमारा क्या था, ड्राइविंग बैटरी बोले थे, ड्राइविंग बैटरी। आगे जब भी हम लोग इसमें जो एक्सपेरिमेंट सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी लेंगे उसका ईएमएफ मस्ट बी लेस देन क्या चीज़, ड्राइविंग, है ना, ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग बैटरी। इसका अगर हम लोग क्या है, इसका बैटरी का ईएमएफ कम हो, ड्राइविंग बैटरी कम, है ना, प्राइमरी सर्किट के बैटरी का, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट हम लोग जो इसका ईएमएफ निकालने जा रहे हैं, ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं, उसका ईएमएफ क्या हो, ज़्यादा हो, आगे चल के हम लोग नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट प्राप्त करेंगे, कभी प्राप्त ही नहीं होगा। इससे करंट क्या होगा, इस जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बैटरी होगा उससे करंट हर हमेशा वायर से पास करेगा, नल पॉइंट होगा ही नहीं है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का बात करेंगे, यहाँ गैल्वेनोमीटर जो रहेंगे वो जो क्या करेगा, स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करने का काम करेगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोला हूँ, अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ इसका क्या चीज़ में, एक तरह से वर्किंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। को बताने से पहले मैं फिर से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर डिस्कस कर लूँ। यह ए था मेरा, यह अपने लोग का सी था बच्चों, और इसके बीच में बैटरी लगाए थे, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे सर्किट में कुछ क्या है अलग से रेजिस्टेंस दिखा दे, या प्राइमरी सर्किट था आप लोग का, तो इस रेजिस्टेंस को अगर आरपी लिख देते हैं, प्राइमरी का रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी में इंक्लूड है, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, या प्राइमरी सर्किट बोले थे, ऑक्सिलरी सर्किट बोले, जस्ट यह ईपी लिख देते हैं, पी मार्क कर दिए, प्राइमरी का सेल का ईएमएफ है, और इसमें की आमीटर ये सब दिखाए, आमीटर था, की था, रियोस्टेट था, रियोस्टेट का भी रेजिस्टेंस इसी में दिखा दिए हैं। तो अब बात करनी है क्या इसमें, अब पहले वोल्टमीटर दिखा रहे थे, अब कुछ सेल दिखाएंगे। दूसरा मान लीजिए कोई सेकेंडरी, मतलब ये सेकेंडरी सर्किट का सेल है जिसको हम अभी के नोटेशन में ईएस दिखा दे, है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरएस दिखा दे, है ना। तो क्या होगा बच्चों, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे अब जो हम दिखाने जा रहे हैं एप्लीकेशन, और यह जॉकी है। तो पहले तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद बात करें, यह आरएसी मान लेते हैं क्या चीज़, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जस्ट अभी हम दिखाएंगे आपको, है ना, सेल्स का ईएमएफ का कंपैरिजन और ईएमएफ ऑफ सेल को निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को निकालना। यहाँ नो डिफ्लेक्शन का केस होगा, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, तो इसका जो ईएमएफ होगा वोल्ट होगा, उतना ही वोल्ट इसका लंबाई का, इतने लंबाई का होगा। हम तुमको सिर्फ अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट बताने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ इन पोटेंशियोमीटर वायर। तो देखो इसमें करंट कितना सर्कुलेट होगा इस वायर के थ्रू, है ना। तो क्या लिखेंगे, ईपी आरपी प्लस क्या चीज़, आरएसी, या करंट निकल गया इससे पास करने वाला करंट, पोटेंशियोमीटर से पास कर, प्लस से इधर की ओर जा रहा है, यह करंट हो गया। अब इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAC बोल दें, तो VAC बराबर I इंटू RAC, IR, I के जगह EP RP प्लस RAC, I इंटू क्या चीज़, RAC। क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ रही है बात जो, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस पूरे लेंथ के लिए होगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, VAC बाई L, पूरी लंबाई L ले रहे हैं, तो यह वोल्ट डेवलप्ड हुआ पोटेंशियल डिफरेंस AC के क्रॉस भी A और C के बीच में VAC, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना होगा। तो EP RAC बाई RP प्लस RAC I/L, यह सिग्मा का फार्मूला होगा। अलग अलग सिंबल के हिसाब से
ई स्मॉल आर या कैपिटल आर टोटल होता तो क्या होता यहाँ ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और फिर वी ए सी बराबर, तो यहाँ निकाल लेते हम लोग सेल्स में इस सब बात की चर्चा की है। तो बस हमको थोड़ा सा इसको बता लेना था पहले, है ना। पहले भी मैं बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट जस्ट अभी, है ना, कंस्ट्रक्शन से पहले। अब हम लोग चल रहे हैं इसके एप्लीकेशन पर, है ना, कि क्या क्या काम कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता। और तुमको बार बार एक चीज़ बोलना है कि पोटेंशियोमीटर आइडियल डिवाइस है ना। तो यह जो मेन पोटेंशियल का नापने का काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मापने का, यह एक्यूरेट मापेगा, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर लेते हैं वो वोल्ट मीटर, है ना, वो कुछ करंट सर्किट से ड्रॉन करता है, जिस कारण से वो जितना वोल्ट होना चाहिए उससे कम वोल्ट वो रीडिंग दिखाता है, ठीक है। तो इसको आइडियल वोल्ट मीटर में लिखाया पहले लाइन में, है ना, कि वोल्ट मीटर या जो पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो उसको आप देख लिए, समझ लिए। इस सब सवालों में हम लोग यूज करेंगे, बार बार एक ही चीज़ सबको रिपीट करते रहना है। तो ओम्स लॉ आ रहा है, सब आ रहा है, तो आपको आर बराबर इसका हम लिखाए थे रो इंटू एल बाई ए वाला फार्मूला, रो रेजिस्टिविटी, तो सबको देखते चलना है। अब हम एप्लीकेशंस की बात करने चले हैं बच्चों, फिर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ टू सेल्स। तो बच्चों लिटरेचर उतना नहीं समझने का है और खुद 2-4 लाइन लिखना है। अगर जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो क्या है, मेन सर्किट बना हुआ 10 तार वाला ना बना के एक सिंगल सिंपल सर्किट बनाएंगे। हमने एसी वायर लिया था और इसमें बैटरी दिखाए थे, एमीटर दिखाए, की दिखाए और रियोस्टेट दिखाए। RH लिख देते हैं, की को के से लिख दिए। और यहाँ ड्राइविंग सेल है यह, और ड्राइविंग सेल को EP दिए हैं नाम, अभी मतलब EMF उसका EP लिखे हैं। अब चलो जिस 2 सेल को कंपेयर कर रहे हैं, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें प्रिकॉशन क्या होगा कि जिस सेल को जोड़ेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल सेल या सेकेंडरी सर्किट के सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, जहाँ से इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा वहीं पर होना चाहिए। तो यह फर्स्ट सेल जिसका EMF क्या मान लेते हैं E1 है, और दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है। और मेरा बच्चा यह 1-2 टर्मिनल और यह 3 टर्मिनल, इसको 2 वे की बोलते हैं। या तो आप क्या करो, एक बार E1 के साथ काम करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम E1 को हटा देंगे और E2 के साथ काम करेंगे, और नहीं तो, है ना, एक ही साथ दोनों सेल ले लिए और 2 वे की लिए, और 2 वे की के 1 टर्मिनल से इसका निगेटिव फर्स्ट सेल का, दूसरे सेकंड नंबर मतलब टर्मिनल 2 से इसका सेकंड बैटरी सेल का क्या चीज़ निगेटिव टर्मिनल, और 3 जो टर्मिनल है उससे गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिया। कैलरीमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट है, इसको 2 वे की बोलते हैं। 2 वे की, 2 रास्ते वाला है। अगर 1 और 3 के बीच में हम लोग वायर कनेक्ट करें या प्लग इंसर्ट करें तो कौन इफेक्टिव होगा, तो E1 सेल, E1 EMF वाला सेल। दूसरे बार में उसी की को यहाँ हम लोग यहाँ से रिमूव करके और इसमें इंसर्ट कर दें 2 और 3 के बीच में, तो जो बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंट में करना रहता है मेरा बच्चा। चलिए इतनी बात समझ गए कि किस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, क्या मतलब कनेक्शन करना है, किसके लिए, 2 सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए। तो मेरा बच्चा मानते हैं कि फर्स्टली plug is inserted between 1 and 3, terminal 1 and 3 of 2 वे की, and
बैलेंस पॉइंट is obtained at distance L1 of jockey from end A। अभी भाषा होगी इस इंड से, है ना, जॉकी का फर्स्ट पोजीशन J1 लिख दे और यह लंबाई क्या चीज़ L1 जब प्लग किसके बीच में है 1 और 3 के बीच में, बार बार फिगर बनाना पड़ेगा, तो हम केवल भाषा बोल देते हैं, आप समझ गए कि इसके बीच में हम लोग प्लग इंसर्ट किए, वायर लगा दिए और जॉकी को एडजस्ट किए। जॉकी को स्लाइड करने का तरीका है, जॉकी को आप हम बोले थे 3 लेग होगा और इसको स्लाइड कर सकते हैं हम लोग, और स्लाइड कर कर तब उसको अलग अलग जगह पर क्या करेंगे, है ना, प्रेस करेंगे और वह कनेक्ट होगा। लाइटली प्रेस करेंगे जो कांटेक्ट हो जाए, है ना, उसको प्रेस करके ही आप स्लाइड नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होगा, जो यूनिफॉर्म वायर था उसका कहीं पर थोड़ा सा हमारी समान भाषा में छिल जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाएगा, तो वह यूनिफॉर्म वायर नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो यूनिफॉर्म होना अनिवार्य है। तो हम लोग जॉकी को स्लाइड करके अलग अलग जगह प्रेस करके देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वह बैलेंस कंडीशन कहलाएगा, नल पोजीशन कहलाएगा। तो जॉकी फ्रॉम इंड, तो चला उस केस में क्या होगा, हेयर इससे कर दिया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जितना इसका ईएमएफ है उतना इसका क्या होगा, इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E1 बराबर सिग्मा, हमने माना पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको सिखाया पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो L1 लंबाई पर है बैलेंस पॉइंट प्राप्त हुआ है, तो E1 बराबर सिग्मा L1, इक्वेशन नंबर 1। सारा बच्चा अब क्या करना है, प्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3 एंड इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3। तो यही भाषा हो जाएगी, थोड़ी सी बात है ना, तो इतना है, हम यहाँ साइड में फिर उसी भाषा को थोड़ा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, केवल हम बोर्ड में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो थोड़ा लिखना सीखेंगे, और नहीं तो समझने के बाद सिर्फ पॉइंट लिखना है। E1 बराबर सिग्मा L1, L1 है बैलेंस पॉइंट, है ना, बैलेंस पॉइंट का लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। अब क्या करते हैं सेकेंड केस में, सेकेंडली है ना, प्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम वेयर 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 एंड इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3 and jockey is adjusted to get balance condition, that is case of no deflection in galvanometer। बच्चों थोड़ा भाषा को देखना समझना, तो क्या होगा इन दिस केस, इट जस्ट टू गेट बैलेंस, इन दिस केस क्या है, बैलेंस पॉइंट is obtained at distance L2 from end A। देन सेकेंड का EMF E2 माने, देन E2 बराबर व्हाट, सिग्मा L2, इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 2। सिग्मा का पूरा फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, अभी जस्ट दिखाएं वही चीज़। तो अब क्या है ना, फ्रॉम 1 and 2 E1 by E2 बराबर व्हाट, है ना, सिग्मा L1 by सिग्मा L2, दैट इज L1 by L2। ठीक है,
तो हम लोग ईजी वे में क्या कर सकते हैं, L1 L2 को निकाल कर E1 और E2 को कंपेयर कर सकते हैं, दो सेल के EMF को कंपेयर। और दो सेल में से एक सेल स्टैंडर्ड हो जाए मेरा बच्चा, जिसका EMF हमको पहले से गिवन है ना, चाहे तो उस सेकंड का क्या कर सकते हैं हम लोग, EMF निकाल सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन इसका क्या, टू मेजर द EMF ऑफ सेल। तो बस हम इसी में कहेंगे कि E1 इज स्टैंडर्ड है, E2 क्या है, अननोन है, डिजायर्ड है। तो हम E1 जानकारी में है तो E2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेरा बच्चा। तो बात को देखना, यह एक्सपेरिमेंटल चीज़ है और सवालों का इसमें भी 2-4-5 सवाल मैं बताने जा रहा हूँ फिर से, लेकिन पहले एप्लीकेशंस को बढ़िया से समझ लिया जाए। पहला चीज़ हो गया कि जिस एंड पर प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहेगा वहीं पर हमारा सेकेंडरी सर्किट का सेल का पॉजिटिव जुड़ा रहेगा, क्लियर। और इस ड्राइविंग सेल का EMF मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल सेल्स, या है ना, सेल के ये सेकेंडरी सर्किट में जो सेल है उसके EMF से क्या होना चाहिए, प्राइमरी सर्किट का जो हमारा सेल है ड्राइविंग सेल, उसका EMF ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस पॉइंट प्राप्त ही नहीं होगा। तो इस तरह की बात को पहले समझ लें। और तो अब हम चले टू मेजर द सेकेंड का, हम नहीं बताने जा रहे EMF ऑफ सेल, वो आप है ना, दो सेल में से एक सेल स्टैंडर्ड हो जाए तो उसका EMF निकाला। हम आपको डायरेक्ट अब ले चल रहे हैं टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पर। चलिए बोल रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन, तो मैं बताया क्या चीज़, EMF ऑफ सेल को मेज़र करना। तो लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं यहाँ पर अब, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। प्राइमरी सर्किट तो वही रहेगा बच्चों, और अपने लोग सुविधाजनक फिगर बना चुके हैं, 10 तार वाला बार बार रिपीट नहीं करना है ना। आप मन करे तो घर पर अपना क्या करेंगे, कलम कागज़ लिए रहिए, 10 गो तार वाला को बार बार इस तरह से ड्रॉ कीजिए, कॉपर थिक कॉपर स्ट्रिप से, स्मॉल स्ट्रिप से कनेक्ट कर दीजिए, वो एक्चुअल फिगर वही है बच्चा। तो ये सर्किट रिड्यूस करके मतलब सिंपल सर्किट में दिखा रहे हैं। यह क्या था, ड्राइविंग सेल, बार बार मैं बोल रहा हूँ ड्राइविंग सेल और ड्राइविंग बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। आमीटर लिए, की दिखाए बच्चा के, और रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस के है ना, इस प्राइमरी सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे है ना, रियोस्टेट को है ना, इस तरह से इसके नॉब को हम लोग स्लाइड करेंगे। ये रियोस्टेट का एक्चुअल या सर्किट सिंबल है रियोस्टेट का, तो अलग से अपना रियोस्टेट के बारे में भी जानकारी होगी। 10th के नीचे सारा सर्किट एलिमेंट सब पढ़ा हुआ आपको है, और अभी भी रियोस्टेट ये सब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जिस सेल का हमको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके EMF को E मान लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, यहाँ पर दिखाया जा सकता है कनेक्ट करके। और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स बोलेंगे, जिसमें हम लोग जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि R रेजिस्टेंस इसमें इंसर्ट, कैपिटल R, और यहाँ एक की लगा देंगे, दूसरा की, एक की यहाँ है, की दूसरा की है, की डैश कर दे, और इसको कनेक्ट कर दिए, और इसको क्या चीज़ से, गैल्वेनोमीटर, और यह हमारा जॉकी से कनेक्ट है। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग को कंडीशन निकालना है कि जब नो डिफ्लेक्शन का केस होगा गैल्वेनोमीटर में, वह नल पॉइंट और है ना बोला जाएगा आप लोग का। तो देखो बच्चों, अब करना क्या है तुमको, और ये तो पहले प्रिकॉशन है कि इसका EMF इस ड्राइविंग बैटरी के EMF से क्या होगा, कम होगा, तभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पोटेंशियोमीटर में। अब ध्यान देना है बच्चों कि व्हेन की के इज क्लोज्ड एंड के डैश इज ओपन, तो तब तो इसका कोई फंक्शन नहीं रहा, सिर्फ EMF और नो डिफ्लेक्शन का केस है। तो मान लेते हैं जब व्हेन की के डैश इज ओपन, ई की क्लोज है,
है ना, इज ओपन, देन बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट जिसको बोले नल पोजीशन, बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L1 from at distance L1 of jockey from end A. Here E बराबर सिग्मा L1 EMF है ना। अब क्या है बच्चों कि के डैश को क्लोज कर देंगे और तो अब क्या करेंगे, अभी सब डिराइव कर सकते हैं हम लोग अलग से भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से निकाले हुए हैं सब, इसी तरह से मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ फिर से। अब क्या है वो, इन सेकंड केस व्हेन के डैश इज आल्सो क्लोज्ड, देन बैलेंस पॉइंट, फिर जॉकी को क्या करना है, एडजस्ट करना है। इतना क्लियर हो चुका होगा आपके माथे में कि इसको क्लोज किए, इसमें रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या होगा, घट जाएगा, और घटने से इसका बैलेंस पॉइंट क्या होगा, जॉकी या बाईं तरफ जहाँ बैलेंस पॉइंट पहले प्राप्त हो रहा था जब के डैश ओपन था, तब उससे कम लेंथ पर क्या होगा, बैलेंस पॉइंट प्राप्त होगा, नो डिफ्लेक्शन का केस प्राप्त होगा। गैल्वेनोमीटर में बार बार नो डिफ्लेक्शन है ना। तो व्हेन की के डैश इज आल्सो क्लोज, देन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L2 of jockey from end A, L2 is less than L1, वो आपका एक्सपेरिमेंट करने से आएगा, पता लगेगा, लेकिन थ्योरेटिकली मैं बता दिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस हो जाएगा जब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और इस केस में इसका टर्मिनल EMF से कम हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑफ जॉकी फ्रॉम एंड A, अब वह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है मेरा बच्चा। तो फ्रॉम एंड A, देन V है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल V बराबर सिग्मा इंटू क्या चीज़ L2, इक्वेशन नंबर 2 है ना, डिवाइडिंग 2/1 V/E इजकल टू व्हाट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, L2/L1। मैं जब आपको पढ़ा रहा था है ना, सेल्स का, एक सिंगल सेल का इफिशिएंसी की बात कर रहा था है ना, तो V/E बताया था, जब सेल क्या कर रहा था, करंट है ना फ्लो कर रहा था, इसके कारण होगा अभी सर्किट में है ना, लेकिन इससे कोई करंट पास नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से। तो वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, V/E बराबर क्या चीज़, L2/L1। L2 क्या है, छोटी लंबाई है, L1 बड़ी लंबाई है, वो एक्सपेरिमेंट से। तो इतना बात सीखे। अब V/E बराबर क्या होता है, इसको इक्वेशन 3 कर दें तो क्या है, एज हम लोग डायरेक्ट यूज करें तो V/E बराबर, V के जगह है ना एक तरह से क्या है ना, V के जगह IR लिखते हैं, R/R प्लस R लिखा जाएगा है ना। R क्या था, इंटरनल स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, R ये रेजिस्टेंस, तो यह V/E के जगह इतना फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 4 कंपेयरिंग 3 and 4, चाहे फ्रॉम 3 and 4 है ना, फ्रॉम 3 and 4, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसको मिटा ले, थोड़ा सा लिख दे, बड़ा काम का फॉर्मूला मिलेगा बच्चों। और डायरेक्ट सवालों में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे इस फार्मूला सबका। देखो बच्चों, जस्ट फ्रॉम 3 and 4
है ना, आर प्लस आर बाई आर उलट दिए, तो दोनों को उलट दो, L1/L2। अब क्या होगा, 1 प्लस आर बाई आर बराबर L1/L2, इसलिए R बाई आर बराबर L1/L2 माइनस 1, स्मॉल आर बराबर L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। क्लियर? इसी को हम आपको दिखाए, ई बराबर अभी जस्ट L1 बाई, है ना, L2 को हम लोग E बाई भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरा बच्चा, L1/L2 को E बाई भी माइनस 1 इंटू क्या चीज़ R, स्मॉल r का फार्मूला। जब सेल बता रहे थे तब भी मैं इस तरह का फार्मूला दिखाया, और अभी जस्ट इसको देख लिए। तो ये कंपैरिजन है दो सेल के EMF का बच्चों, है ना। क्या बोलते हैं, सब याद दिमाग में बैठ गया है कि ड्राइविंग बैटरी है, ड्राइविंग सेल है, इसका EMF निश्चित तौर पर एक्सपेरिमेंटल सेल से सेकेंडरी सर्किट में जो सेल का यूज करेंगे उसका से क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन। और दूसरा क्या है, दोनों का पॉजिटिव एक जगह कनेक्ट होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशन है इस एक्सपेरिमेंट का, इस अरेंजमेंट का। तो आगे ले चलते हैं थोड़ा। बच्चों अब अगला एप्लीकेशन, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो अपने लोग का तो यह अब तो कई बार बना चुके, यह पोटेंशियोमीटर वायर है। इसमें क्या है मेरा बच्चा, यह ड्राइविंग सेल है, आमीटर था, की था, बार बार इस तरह का सर्किट दिखा रहे हैं। इसको प्राइमरी सर्किट बोले, के लिखते थे, रियोस्टेट बोलते थे, EP बोले इसके लिए, जो भी है। अब यह नॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है जिसमें हम मनमाफिक रेजिस्टेंस प्लग को रिमूव करके उतना रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है X, इसी को फाइंड आउट करना है। अब हमको क्या करना है, जॉकी को एडजस्ट करना है। इस तरह कनेक्शन है, और जॉकी को एडजस्ट करके हम लोग ऐसे पॉइंट पर ले जाएं जहाँ पर क्या हो, नो डिफ्लेक्शन का केस हो, नो डिफ्लेक्शन। तो क्या होगा बच्चों, यह मान लो B पॉइंट है जहाँ हम लोग को क्या है, बैलेंस कंडीशन, नो डिफ्लेक्शन वाला पोजीशन, नल पॉइंट प्राप्त हो रहा है एक तरह से। तो क्या होगा बच्चों, अब इसकी लंबाई, पूरी लंबाई हम लोग अपने में L माने हैं कैपिटल शुरू से पोटेंशियोमीटर वायर का, और यह लंबाई मान लो स्मॉल l है। क्लियर? तो अब क्या है, अब जैसे बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे एक तरह से, तो यह दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। तो क्या लिखेंगे, हेयर इन बैलेंस्ड कंडीशन इट मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के केस में क्या होगा, X बाई आर, X बाई आर चाहे पहले R बाई X इजकल टू व्हाट, AB बाई BC। लेंथ के हिसाब से यूनिफॉर्म वायर था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सबका के पूरे सेगमेंट के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ का क्या है, इतनी लंबाई, तो AB आई इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और बाई क्या, फिर क्या X है, तो X के जगह क्या लिखोगे बच्चों, है ना, यहाँ पर मतलब पहले तो E लिख लिया जाए BC, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ BC। क्लियर? और यहाँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऊपर भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, नीचे भी, दोनों क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB बाई BC लिखा जा सकता है। AB इज व्हाट, L, अब बाई क्या चीज़, कैपिटल L माइनस स्मॉल l। दिस सेगमेंट का लेंथ यहाँ क्या होगा, L माइनस L होगा मेरा बच्चा। तो X निकालना है मेरा बच्चों, तो X के लिए क्या होगा, X बराबर L माइनस L बाई L इंटू क्या चीज़ R, L बाई L
-1 इंटू आर। इस तरह से कैपिटल एल पहले से दिया रहेगा, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और कितने पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट प्राप्त हो रहा है इस सर्किट अरेंजमेंट में वो निकल जाए तो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस एक्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सवाल भी इस पर हम बता देते हैं, बड़ा आसानी से बनेगा, तो देख लो पहले इसको लिए। छोटा सवाल जो अभी जस्ट पढ़े उसी पर, इसमें कहता है फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स। सर्किट दिखाया हुआ है, या मेन सर्किट था पोटेंशियोमीटर का, है ना, ऊपर वाला, और इसमें क्या इस तरह का अरेंजमेंट है, गैल्वेनोमीटर थोड़ा ठीक से, है ना, और गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन का कंडीशन दिखा रहा है। एक है 10 ओम और यह एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, यह गैल्वेनोमीटर के बारे में बोल रहा है, नो डिफ्लेक्शन। एक्स को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग अभी जस्ट पर हैं क्या चीज़, यहाँ से अगर हम लोग करें सॉल्यूशन इसी में 10/x बराबर हाउ मच 40, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो 60 - 40/22 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 ओम होगा। बस छोटा सा सवाल था। और इसी तरह से कहता है द पोटेंशियोमीटर वायर AC एज शोन इन फिगर, है ना, जिस सवाल में जैसा रहे, ए भी दिया रहे, कुछ दिया रहे, अलग अलग लेटर दिया रहे, उससे क्या मतलब। द पोटेंशियोमीटर वायर AC शोन इन फिगर इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये पूरी लंबाई 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हेन जॉकी इज प्रेस्ड एट B, दिस पॉइंट B पर जॉकी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस्ड कर रहे हैं, तो देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ AB इज व्हाट, ये पूरी लंबाई दिया हुआ है इसका 40 सेंटीमीटर AC का। तो बस जस्ट इसी तरह से अभी जस्ट क्या होगा मेरा बच्चा, सॉल्यूशन दे दे यहीं पर एज 8/12 हाउ मच AB अपॉन BC। AB निकालना है, इसी को हम लोग L मानते थे, और पूरी लंबाई को कैपिटल L, और पूरी लंबाई दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग L माइनस स्मॉल l लिखेंगे। L निकालना है हमको, और कैपिटल L का वैल्यू पूरा क्या चीज़ दिया हुआ मेरा बच्चा इस सवाल में 40 सेंटीमीटर, 40 - L। अब तो निकल चुका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों, है ना, यहीं पर चाहे यहीं कर लो ना यार। 80 - 2L बराबर 3L, 5L बराबर कितना 80, तो L बराबर हाउ मच 16 सेंटीमीटर, या 16 सेंटीमीटर होगा, या 14 - 16 कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हमको यही निकालना था, वो निकल चुका 16 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सवाल, हम 2 छोटा सवाल दिखाए, है ना, तो देख लो भाई, आगे बढ़ो। फिर एक सर्किट दिया हुआ है, यह मेन सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, यह AC पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है क्या चीज़ L, और इस AC वायर का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है 9R। इस जो ड्राइविंग सेल है उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जो है लगा हुआ है इसमें, और जो सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगा हुआ है उसका EMF E/2, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका 3R, चाहे इसके साथ 3R रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब कहता है इस पर जॉकी को हम लोग क्या किए हैं, प्रेस कर रहे हैं, यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तब नो डिफ्लेक्शन का केस प्राप्त होता है। तो आपको निकालना है AB का वैल्यू निकालना है, क्लियर। अब कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में मेरा बच्चा, ठीक है, पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग E/2 इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू क्या चीज़ L बोलते हैं, या E/2 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो VAC इक्वल टू व्हाट, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो गया स्मॉल l, और इसके करस्पॉन्डिंग टोटल लेंथ क्या चीज़ कैपिटल L। अब ये VAC का वैल्यू निकल रहा
है ना, हम लोग को एल का वैल्यू निकालना है, उसके लिए भी AC देख लें। अब क्या है, यह इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 1 VAC निकालना सिखा रहा हूँ, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो क्या होगा, तो उसके निकालने के लिए रेजिस्टेंस पता है 9R दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस चाहे जो भी हम लोग पहले से माने थे RAC, तो वो रेजिस्टेंस करंट निकल जाए तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे VAC। तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, I बराबर ड्राइविंग सेल का EMF E और यह रेजिस्टेंस है ना, यह RAC लिखा जाए। अब प्लस क्या चीज़ इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट में, ये करंट यहाँ, तो RAC अब प्लस क्या चीज़ R। इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है तो कोई करंट डिलीवर नहीं हो रहा है, एक ही करंट इसके मेन में दिखा रहा है। तो ये I इंटू क्या चीज़ RAC जो 9R के बराबर है, पहले लिख लेते हैं RAC, है ना। तो क्या होगा बच्चों, I के जगह RAC, सॉरी ये तो करंट है ना सिर्फ, तो करंट बराबर इफेक्टिव EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो क्या होगा E बाई RAC इज व्हाट 9R प्लस R, तो E बाई 10R। और VAC बराबर है बच्चों A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इंटू RAC, I के जगह E बाई 10R, I इंटू RAC इज व्हाट 9R, तो 9E बाई क्या चीज़ 10, यह इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग क्या है कंपेयर कर लें किसको 1 और 2 को, तो हमारा जो L स्मॉल l निकालने का है वो निकल जाएगा। अब हम लोग को तो देख ले कैसे निकालते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, चाहे 1 में ही क्या है मेरा बच्चा, यहीं पर है ना VAC बराबर EL बाई 2L, है ना। तो अब 1 इसी को ले ले, इसी को छोड़ दें, चाहे 1 लिखे थे तो जो भी लिखना है 1A कर देते हैं, 1 रहने दें 1A। तो फ्रॉम 1A एंड क्या चीज़ 2, यहाँ देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1A एंड इक्वेशन 2, कुछ नहीं आप इक्वेट कर लो, EL बाई है ना 2L इज हाउ मच, है ना। इसी बराबर यहाँ 9E बाई क्या चीज़ 10, E कैंसिल हो जाएगा हमारा बच्चा। तो स्मॉल l बराबर क्या है, l निकालना है, लेंथ ऑफ AB, l बराबर 10 बाई 2 इंटू 9, और क्या बच्चों इंटू कैपिटल L, है ना। तो इतना कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 5L बाई 9, तो स्मॉल l बराबर 5L बाई 9, यह आंसर हो गया मेरा बच्चा, ये l का लंबाई निकल गया। तो आपको करना है सवाल देख कर इस तरह से आपको बनाते चलना है वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम को। तो थोड़ा सा एक बार देख लो फिर से, मेरे को समझ है ना, समझ लो बच्चों इसको, है ना। फर्स्ट केस में क्या किए, इसके क्रॉस और इस टोटल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या है E बाई 2 इसके क्रॉस, नो डिफ्लेक्शन के केस में कोई करंट नहीं, तो जो इसका EMF होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में, तो E बाई 2 बाई VAC और बराबर क्या चीज़ L बाई टोटल लेंथ कैपिटल L, तो VAC बराबर इतना निकाल ली। अब I बराबर करंट, इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो केवल करंट यहाँ से इधर मेन सर्किट में, तो क्या होगा I बराबर E बाई यह टोटल रेजिस्टेंस RAC है इसका वायर का और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इतना लिख के इस तरह से VAC निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो स्मॉल l का वैल्यू क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। एक सर्किट दिया हुआ, यह मेन है पोटेंशियोमीटर का, फिर से ठीक है। अब यह गैल्वेनोमीटर का पोजीशन जॉकी को दबाए हैं B पर, तो नो डिफ्लेक्शन का केस है, नो डिफ्लेक्शन इस कंडीशन। इसमें बहुत नीचे जो सेल लगाए हैं मतलब किस में सेकेंडरी सर्किट में, वह 10 मिली वोल्ट का है, इट मीन्स 10 का पावर -3 वोल्ट,
10 इंटू 10 माइनस 3, 10 इंटू 10 माइनस 3 बारे में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं, ठीक है। तो कहता है कि इसको निकालो, आर का वैल्यू निकालो, फाइंड रेजिस्टेंस आर। तो आर ए सी दिया हुआ है, पूरे वायर का पोटेंशियोमीटर, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, और है ना ए सी इसके लेंथ को 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियोमीटर वायर, और बी सी इस सेगमेंट का लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर। तो क्या देखना है यहाँ पर सॉल्यूशन में, पहला केस यह ईएमएफ 10 वोल्ट नो डिफ्लेक्शन के केस में यह 10 मिली वोल्ट, तो ये भी क्या होगा 10 मिली वोल्ट बना। तो डायरेक्ट लिखे 10 मिली वोल्ट को 10 इंटू 10 का पावर माइनस 3 वोल्ट, और VAC इस पूरे का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो गया 40, या देख रहे हो निगेटिव वाला यहाँ, तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो कितना होगा मेरा बच्चा, BC इज़ 40 है ना, 40 बाई टोटल लेंथ कितना, तो 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कैंसिल हो जाएगा, 4/10 2/5। तो VAC बराबर है ना कितना बच्चों, 10 का पावर -2 इंटू 5/2 कितना, 10 का पावर 5 कितना 200 लिख सकते हैं हम लोग, इसको नीचे ले गए 10 का पावर, तो कितना होगा 1/40, या इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिए VAC। अब दूसरा तरीका भी जो पहले वाले प्रॉब्लम में बता रहे थे, करंट निकालो और रेजिस्टेंस से गुना कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट निकालने का तरीका, करंट फ्लोज थ्रू दी क्या चीज़ मेन सर्किट में, तो हेयर I बराबर 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस क्या बच्चों R प्लस RAC 2/R, और RAC इज व्हाट 10 ओम, RAC दिया हुआ है मेरा बच्चा क्वेश्चन में 10 ओम। अब VAC बराबर, एज VAC बराबर I इंटू RAC, I के जगह 2/R प्लस 10, 2/R प्लस 10, और बच्चों RAC 10 ओम है, तो 20/R प्लस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर दें हम लोग, फ्रॉम 1 and 2, 20/R प्लस बराबर R प्लस 10 बराबर 1/40, कितना हो जाएगा बच्चों 800 इक्वल टू R प्लस 10, तो R बराबर 790 ओम। दिस इज योर आंसर। इस प्रॉब्लम का कैसे निकाले नहीं, सब सवाल एक ही तरह का लगभग है, मैं बता दिया आपको, है ना। अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ बच्चों, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। पहले इसको कर ले तो हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की चर्चा करने चले। बच्चों इम्पॉर्टेंट टर्म क्या, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर is said to be more sensitive when it measures very small potential difference accurately. Sensitivity of potentiometer is measured or assessed by, है ना। इसका पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कहाँ से, किस पर आधारित है, कहाँ से आकलन करोगे, तो उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज असेस्ड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट
developed across the potentiometer wire, potentiometer wire सारा बच्चा है ना। sensitivity is inversely proportional to potential gradient है ना। लेस द पोटेंशियल ग्रेडियंट हायर द सेंसिटिविटी। तो बोलने का बोल क्या जाएंगे, सेंसिटिविटी is inversely proportional to 1 by potential gradient, potential drop developed per unit length of potentiometer wire। अब देखो भाई है ना, we increase the sensitivity of given potentiometer है ना, we increase the sensitivity of potentiometer first by increasing the resistance in primary circuit, जिसको ऑक्सिलरी सर्किट भी बोले, प्राइमरी सर्किट। दूसरा बच्चों by increasing the length of potentiometer wire, और दूसरा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर के सीरीज में हम लोग क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दे तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वायर में वो क्या होगा, घट जाएगा है ना। और सेंसिटिविटी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का वैल्यू घट जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, घट गया, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का मूलतः यही दो कारण हम लोग बोलेंगे। अभी और मैं छोटा छोटा टिपिकल ऑब्जेक्टिव भी बताता हूँ और केसेस समझाने का कोशिश करता हूँ कि सेंसिटिविटी का। अभी जस्ट आप देख लो, जो हम शुरुआत में आपको बताया क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस वैरीज, क्या चीज़, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, लेंथ ऑफ दिस। इसका ग्राफ खींचे तो भी और क्या चीज़, एल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा। अभी और चीज़ दिखाते, ये शुरुआती दौर में हम लोग जो थ्योरेटिकल पढ़े थे है ना, पहला प्रिंसिपल इसी तरह से। तो यह ग्राफ देख ली, सिंपल ग्राफ। लेकिन अभी और मैं बातों को समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा। बोर्ड में है ना पूछते रहता है थोड़ा, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी विथ लेंथ एल इन केस ऑफ टू पोटेंशियोमीटर एक्स एंड वाई एज शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द टू विल यू प्रेफर फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड वाई। जिसकी सेंसिटिविटी एक्स और वाई में जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे है ना, ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करने में, चाहे उस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में। तो क्या है यहाँ देखो, एक ही वोल्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्स के लिए लेंथ कम और वाई के लिए लेंथ ज़्यादा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्मॉलर फॉर वाई देन एक्स। और हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, दैट इज वाई इज मोर सेंसिटिव, और एक्यूरेट बोले वाई इज मोर सेंसिटिव दैन क्या चीज़, एक्स। दस वी प्रेफर किसको, वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर वायर।
तो ये क्वेश्चन था कि इसको हम लोग प्रेफर करेंगे, तो वाई को क्यों प्रेफर करेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका क्या है ना, कम है, और जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा जिस पोटेंशियोमीटर के केस में, वह ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये चीज़ समझ में आया। फिर अभी 2 सवाल छोटा छोटा मैं फिर देने जा रहा हूँ, आप समझो। और चैप्टर को मतलब इसके टॉपिक को, पोटेंशियोमीटर टॉपिक को हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगाने जा रहे हैं। फुल स्टॉप होता नहीं, मेरा भाषा बार बार होता है, मैं अपने स्टाइल में बोला फुल स्टॉप हो गया, लेकिन आपका तो अब स्टार्ट हुआ है, अब उसको आप बढ़ाते रहना है पोटेंशियोमीटर को। तो मैं फिर से 2 सवाल दिखा देता हूँ आपको छोटा छोटा। बच्चों, 2 cells of E1 and E2, E1 greater than E2 are connected as shown in given figure. When the potentiometer is connected between A and B, तो सिर्फ सेल कौन इफेक्टिव होगा, E1. The balancing length of the potentiometer is 300 cm. On connecting the same potentiometer between A and C, दोनों सेल हो गया, E1 प्लस E2 सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, तो बैलेंसिंग लेंथ इज़ 500. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2. तो इतना दूर में सवाल एक लाइन में बन जाना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा मेरा बच्चा, फर्स्ट केस में E1 हम मान लेते हैं कि उस पोटेंशियोमीटर के वायर का के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इंटू क्या बोला जाए, हाउ मच, बैलेंसिंग लेंथ 300। फर्स्ट केस में ए एंड बी के बीच में जब पोटेंशियोमीटर है तो ए एंड बी के अक्रॉस हो गया, ए एंड बी के अक्रॉस, कुछ नहीं लिख रहे। और जब ए और सी के अक्रॉस ले लिए तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2 टोटल दोनों। और क्या होगा मेरा बच्चा, तो सिग्मा इंटू क्या चीज़ 500 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दिए इक्वेशन नंबर 2, है ना। डिवाइडिंग टू बाई 1, हाउ मच, E1 प्लस E2 बाई E1 इज हाउ मच, सिग्मा इंटू क्या चीज़ 500 बाई सिग्मा इंटू 300, कितना हो जाएगा 5/3। तो E1 से डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस E2 बाई E1 इजकल टू 5/3। तो E2 बाई E1 बराबर 5/3 माइनस 1, 2/3। देयरफॉर E1 बाई E2 3/2। और क्वेश्चन में भी कह रखा है कि E1 ग्रेटर देन E2, तो E1 है ना 1.5 टाइम्स ज़्यादा है E2 से, तो E1 बाई E2 का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह अब क्या कर रहे हैं हम, देख दूसरा सवाल बोलने जा रहे हैं। मैं केवल बता देता हूँ इसी में कि ए और सी के क्रॉस यहाँ 2 सेल लगा हुआ है इस तरह से, और तब बैलेंस पॉइंट L1 लंबाई पर प्राप्त होता है ना पोटेंशियोमीटर। अब क्या है, इसके पोलरिटी को बाद में क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो अभी पहला केस में इफेक्टिव ईएमएफ आप ही जो बता रहे थे कि इसके क्रॉस पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ L1 है, और दूसरे केस में जब इसकी पोलरिटी को रिवर्स करते हैं तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2, और बैलेंसिंग लेंथ क्या है L2। तो E1 बाई E2 का वैल्यू क्या करना होगा, कंपेयर करना, निकालना पड़ेगा। तो हम सवाल बोल दिया, अभी हम कहने जा रहे इसी सवाल की सहायता से मैं बता देता हूँ, है ना। पहले इसको क्या है, पहले E1 और E2 सेल है। फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ L1 माना जाए तो क्या होगा, E1 प्लस E2, कोई सवाल नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात। E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा इंटू क्या चीज़ L1, फर्स्ट केस। सेकंड केस में यह फर्स्ट केस का फिगर है ना। अब AC के क्रॉस पोटेंशियोमीटर जोड़ है। अब क्या होगा मेरा बच्चा, सेकंड केस में क्या है, A और C ही हैं, पोलरिटी इसका रिवर्स कर दिए E2। अब इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा पोटेंशियोमीटर वायर का, घट जाएगा, क्या कि ईएमएफ घट गया। तो सेकंड केस में E1 माइनस E2 इजकल टू सिग्मा L2। तो क्या होगा,
फ्रॉम 1 and 2 चाहे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इजकल टू वट है ना, सिग्मा L1 बाई सिग्मा L2, तो L1 बाई L2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, थोड़ा सॉल्व कर दे, तो क्या होगा, E1 इंटू L2 प्लस E2 इंटू L2 दिस मच, और बराबर E1 इंटू L1 माइनस E2 इंटू L2। E1 वाले को एक साइड कर लें हम लोग, है ना, तो E1 L1 माइनस L2, इसको ले गए उधर और इसको इधर लिया है, तो E2 कॉमन हो जाएगा, और क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, L1 E2 इंटू L1, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से E1 इंटू L1 E2 इंटू L1 क्या होगा, इसको इधर ले गए L1 माइनस L2 और इसको इधर लाए, तो E2 प्लस E1 सॉरी L2 कॉमन E2 कॉमन आ जाएगा और L1 प्लस L2, देयरफॉर E1 बाई E2 इज हाउ मच, L1 प्लस L2 बाई L1 माइनस L2। एक बार चेक को कर लेना है, थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने से, E1 L2 E2 L2, ठीक है, E1 L1 E2 L1 माइनस में, और क्या कर लिए हम लोग, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा, E2 है ना, इसको इधर ले आया तो E1 L1 माइनस L2, और यह जुट गया था L1 प्लस, ठीक है, E1 ग्रेटर देन E2 का केस है। तो यह एक छोटा सा बात था कैसे पोटेंशियोमीटर में, तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से सब भी पढ़े हुए हैं, और एक पोटेंशियोमीटर दोनों को जोड़ लिए, सवाल सब बनते चला गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं रोक रहा हूँ बच्चों। आज के लेक्चर में मेनली पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बताया, है ना। अब पोटेंशियोमीटर में और भी चीज़ आप सीखने का कोशिश करेंगे अपने से, और प्रैक्टिकल के सेगमेंट में है तो प्रैक्टिकल में भी ये सब काम देगा। 2-3 प्रैक्टिकल इसी से हो जाएगा आपका, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज की सहायता से ही बन, है ना। आपका 3-4 प्रैक्टिकल 12 के स्टैंडर्ड का होगा। आप जरा प्रैक्टिकल वाली किताब को भी थोड़ा अपने से देख लेंगे 12 वाले बच्चे, और ऐसे तो सारा चीज़ हो गया इस पोटेंशियोमीटर में। तो बच्चों अब और भी डिवाइस जिसको गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर, तो अगले लेक्चर में थोड़ी थोड़ी बात उसको करेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर देंगे, कंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कैपेसिटर, लेकिन अभी टाइम लगेगा, कैपेसिटर 1 लेक्चर 2 लेक्चर के बाद ही अब हो पाएगा, कम से कम 1 लेक्चर के बाद ही होगा। तो कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो अब सवालों को आप बनाते रहें, ऑब्जेक्टिव भी हम देखते रहे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें मेरे बच्चों, ठीक है। और घर पर रहकर आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है, और पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई को बढ़ाते चलना है आगे, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ।